ओके, विल स्टार्ट विद लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस। जो थोड़ा सा किसी एक बैच में B2 में रह गया था वो करवा देता हूं, ठीक है। ओके, सो रेस का क्या मतलब होता है? रेस इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीड्स। इट इज ए कॉन्टेस्ट ऑफ स्पीड्स। दैट मीन्स when two bodies are running, two people are running, you really are looking forward to understand who runs faster, right? That is basically contest of speed. So there are certain terms that we have in this. There is a term called racetrack. Racetrack का मतलब होता है जो डिस्टेंस आप रन कर रहे हो, that is known as a racetrack. There is something known as winner's time. विनर्स टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन बाय विनर टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, लेटर से स्टार्टिंग पॉइंट टू फिनिशिंग पॉइंट। तो इसको स्टार्ट मान लेते हैं इसको। तो टाइम टेकन बाय विनर टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट। ऐसे ही आपके पास लूजर्स टाइम होता है, इसका मतलब होता है टाइम टेकन बाय द लूजर टू रीच द फिनिशिंग पॉइंट। रेस ट्रैक का मतलब होता है ये डिस्टेंस। देन देयर इज समथिंग नोन एज डेड हीट रेस। कम है, आजा इधर आजा, मैं क्यों करूं, आजा। डेड हीट रेस कम है, आजा आगे, आजा आ गया, उसको सुनाई दे रही। हाँ आगे आ जाओ, उसको सुनाई दे रही है आवाज पीछे। आ फिर क्या, फिर कम है। ऐसे कर ले एक बार, ऐसे करके पानी चला गया। सो डेड हीट रेस का मतलब होता है व्हेन द पार्टिसिपेंट्स इन द रेस रीच द फिनिशिंग पॉइंट एट द सेम टाइम, इट इज नोन एज अ डेड हीट रेस। वो ना बात कर रहे हैं इसलिए तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, ये सब खुसुर फुसुर कर रहे हैं ना, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ मैं तो आगे वालों की बात, तुमको तो मैं तुम्हें थोड़ी ना कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आगे वाले बात कर रहे हैं इसलिए तुम्हें कम सुनाई दे रहा है, ये डिस्टरबेंस हो रही है। Okay, so what is a dead heat race? Dead heat race is a race when all the participants reach the finishing point at the same time. So how will two participants reach the finishing point at the same time? There are two possibilities कि दोनों ही इकट्ठे भाग रहे हो, दोनों की स्पीड सेम हो तो दोनों इकट्ठे पहुंचेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होती है कि ए बी को कुछ एडवांटेज दे दे। फॉर एग्जांपल ए फास्ट भागता है और बी स्लो भागता है एक बार के लिए, तो अगर ए और बी रेस लगाएंगे मान लेते हैं, तो जो फास्ट भागेगा वो पहले पहुंच जाएगा एंड द पर्सन हु इज रनिंग स्लोअर विल टेक मोर टाइम, right? So how will it become a dead heat race? It becomes a dead heat race by giving two types of advantages. One is a time advantage and the other is a distance advantage. What does it mean? Distance advantage means कि A B को बोलेगा कि तू पहले यहाँ आगे खड़ा हो जा। समझ में आ रहा है? A B को क्या बोलेगा कि तू आगे खड़ा हो जा। अगर इकट्ठे रेस है तो जो फास्ट है वो पहले पहुंच जाएगा, लेकिन A B को बोलता है कि तू छोटा है तो तू आगे खड़ा हो जा, मैं पीछे खड़ा हूंगा और अब हम रेस लगाएंगे, और फिर भी मैं तेरे को आखिरी में जाके पकड़ लूंगा, यानी फिनिशिंग पॉइंट पे जाके मैं तेरे को पकड़ लूंगा। तो मान लेते हैं 100 मीटर की रेस है एक एग्जांपल के तौर पे। ए बी को बोलता है तू 10 मीटर आगे खड़ा हो जा, और फिर भी जब अपन दोनों भागेंगे ना तो मैं तेरे को आखिरी में फिनिशिंग पॉइंट पे पकड़ लूंगा। समझ में आ रहा है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बी को 10 मीटर का एडवांटेज दे सकता है। तो जब कहीं स्टेटमेंट लिखा होता है कि ए कैन गिव बी 10 मीटर्स, इट मींस ए बी को 10 मीटर का एडवांटेज देगा, फिर भी वो उसको फिनिशिंग पॉइंट पे पकड़ लेगा, यानी डेड हीट रेस हो जाएगी। अगर ए और बी इकट्ठे भागेंगे तो इस रेस में क्या होगा? जिस रेस में ए बी को 10 मीटर का एडवांटेज दे सकता है, जिस रेस में ए बी को 10 मीटर का एडवांटेज देके वहां पहुंचा सकता है, उस रेस में अगर ए और बी इकट्ठे भागेंगे तो होगा क्या? ए जीत जाएगा
यानी जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो बी अभी कितनी पीछे है, 10 मीटर पीछे, यानी ए कैन डिफीट बी बाय 10 मीटर्स। इस स्टेटमेंट का अगला मतलब क्या है, ए डिफीट्स बी बाय 10 मीटर्स इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, यानी कि 100 मीटर की रेस में अगर ए बी को 10 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये है कि ए कैन गिव बी 10 मीटर्स। तो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा ए कैन गिव बी 10 meters in a race of 100 meters। समझ में आ रहा है, A can give B a race of 10 meters in a race of 100 meter, यानी A B को 10 मीटर का एडवांटेज दे सकता है और फिर भी पहुंच जाएगा। मान लेते हैं A ने B को 8 मीटर का एडवांटेज दिया, तो एंड ऑफ द रेस में क्या होगा, in a race of 100 meters A can give B 10 meters, that is a statement. Let us say A happens to give B 8 meters only. What is going to happen in the race? है? हाँ, इसका क्या मतलब है, A B को 2 मीटर से हरा देगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं भाई, A B को 10 मीटर से हरा सकता है मैक्सिमम, उसने एडवांटेज उसको 8 मीटर का ऑलरेडी दे दिया, यानी कि B ऑलरेडी आगे खड़ा है। कितने आगे खड़ा है, 8 मीटर आगे खड़ा है मान लो। तो जब A और B रेस करेंगे तो फाइनली क्या होगा, A विल डिफीट B बाय हाउ मेनी मीटर्स, 2 मीटर। समझ में आ रहा है। अच्छा, लेट अस से A गिव्स B एन एडवांटेज ऑफ 13 मीटर्स, A गिव्स B एन एडवांटेज ऑफ 13 मीटर्स, तो क्या होगा रेस में, बी हार जाएगा जीत जाएगा, बी विल विन द रेस बाय 3 मीटर्स, इसका ये मतलब है। समझ में आ रही बात। तो इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एडवांटेज। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर कोई बोले ए कैन गिव बी 10 मीटर्स इन अ रेस ऑफ 100 मीटर, इसका ये मतलब है कि अगर दोनों की इकट्ठे रेस स्टार्ट होगी तो ए बी को 10 मीटर से हरा देगा, या वाइस वर्सा, इफ ए कैन डिफीट बी बाय 10 मीटर दैट मींस ए कैन गिव बी एन एडवांटेज ऑफ 10 मीटर्स। इट गोज विदाउट सेइंग दैट इट विल बिकम अ डेड हीट रेस। एडवांटेज देने का क्या मतलब है, वो आखिरी में उसको पकड़ लेगा, दैट इज व्हेन इट इज अ डेड हीट रेस। उसी तरीके से टाइम एडवांटेज भी हो सकता है। टाइम एडवांटेज का मतलब ये है कि ए ने बी को बोला, अभी इसने ए ने बी को बोला तू आगे खड़ा हो जा, फिर भी मैं तेरे को पकड़ लूंगा, लेकिन अब ए बी को बोलता है कि तू पहले भाग ले, यही इकट्ठा है, तू पहले भाग ले, 2 सेकंड तक तू भाग, जब तू भाग लेगा 2 सेकंड, उसके बाद मैं भागना शुरू करूंगा। समझ में आ रहा है, और फिर भी मैं तेरे को आखिरी में जाके पकड़ लूंगा, यानी डेड हीट रेस बना दूंगा इसको। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ए कैन गिव बी 2 सेकेंड्स, इस बात का क्या मतलब है, ए 2 सेकेंड लेट भागना शुरू करता है और फिर भी बी को पकड़ लेता है, क्या मतलब है इस बात का। हाँ ठीक है, ए कैन गिव टेस्ट उसने दे दिया, उसका मतलब क्या है, मतलब फाइनली क्या होगा। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर रेस होती है, दोनों इकट्ठा शुरू करेंगे, ए बी को 2 सेकंड से हरा देगा। ए कैन गिव बी 2 सेकेंड्स, मतलब इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए विल डिफीट बी बाय 2 सेकेंड्स, दैट मींस ए जब पहुंच जाएगा उसके बाद 2 सेकेंड और लगेंगे बी को फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए, इसका ये मतलब है। समझ में आ रहा है, ए कैन गिव बी 2 सेकंड्स का ये मतलब है जब वो पहुंच जाएगा उसके बाद उसको 2 सेकंड लगेंगे पहुंचने के लिए, एंड दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है। नाउ इफ द क्वेश्चन इज ए in a race of, let us say in a race of 100 meters, A can give B, let us say 10 meters or 2 seconds. So what is the speed of A? कितना बनेगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर्स ए कैन गिव बी 10 मीटर्स और 2 सेकेंड्स, क्या मतलब है, 100 मीटर की रेस में ए बी को या तो 10 मीटर से हरा सकता है या ए बी को
2 सेकंड से हरा सकता है, तो स्पीड ऑफ ए कितनी होगी बताइए? है 5 और हाँ, है 100 हाँ एक ही बतानी है। हाँ जी, ऑनलाइन अभिषेक, आर्यन, मानसी, मान्या, प्रेरणा, श्रिया, मुस्कान, बोलो। सर 5 मीटर पर सेकेंड। ये now please understand 5 is not correct answer. Why? Because नहीं नहीं ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है, देखो जब ए यहां पहुंच गया तो बी कितने पीछे है? 10 मीटर। केस 1। दूसरा केस, जब ए यहां पहुंच गया तो बी पीछे है, और बी को यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 2 सेकेंड। तो ये जो 10 मीटर कवर करना है, किसने कवर करना है? बी ने। कितने टाइम में कवर कर रहा है? 2 सेकेंड में। तो स्पीड ऑफ बी आएगा 10/2 विच इज 5 मीटर्स पर सेकेंड। ये तो स्पीड ऑफ बी आया। हमें क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ए। स्पीड ऑफ ए ने अगर 100 मीटर ट्रेवल किया तो हमें ए का टाइम निकालना पड़ेगा, लेकिन ए का जो टाइम है वो बी के टाइम से ज्यादा है, कम है? कम है। यानी कि जो इसका टाइम बनेगा, ए का टाइम बनेगा, वो टाइम का बी में से 2 सेकंड घटा दें तो आ जाएगा। इसका मतलब अपने को टाइम बी निकालना है। टाइम बी क्या अपन निकाल सकते हैं? टोटल टाइम बी ने कितना लिया? डिस्टेंस कवर्ड इज 100 मीटर्स। व्हाट इज स्पीड? 5। तो कितना टाइम लेगा ये? बी पूरी दूरी तय करने के लिए कितना टाइम ले रहा है? 20 सेकेंड। तो ए टाइम कितना लेगा? 18 सेकेंड, क्योंकि 20 सेकेंड में तो बी पहुंच रहा है और ए उसके 2 सेकेंड पहले पहुंच चुका है, तभी तो वो हारेगा 2 से। तो इसका मतलब है 100/18। तो 1/9 होता है, कितना होता है? 1/9 इज 11.11, 1/18 इज 5.55। 1/18 मतलब 1/18 इंटू 100, 5 पॉइंट। याद है परसेंटेज में याद किया था? तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी बी ए की? 5.55 मीटर पर सेकेंड। इसमें काफी कुछ कवर कर ले रहा है समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आ रही है बात समझ में? ठीक है, स्पीड ऑफ ए निकालनी थी, जो निकलेगी वो स्पीड ऑफ बी निकल रही है। ठीक, देन these are certain terminologies. Then there could be a question: in a speed of 100 meters, in a race of 100 meters, A beats B by, let us say, 10 meters, right? In the same race of 100 meters, B beats C by 10 meters. 100 मीटर की जो रेस है उसमें ए बी को 10 मीटर से हरा देता है और बी सी को 10 मीटर से हरा देता है। तो उसी एक जो 100 मीटर की रेस है, ए और सी की जब रेस होगी तो वो उसको कितने मीटर से हराएगा? 100 मीटर की रेस है, ए बी को 10 मीटर से हरा देता है, और 100 मीटर की रेस में बी सी को हरा देता है 10 मीटर से। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब ए यहां पहुंच रहा है तो अभी बी पीछे है, 10 मीटर पीछे, ठीक है? और जब बी यहां पहुंच रहा है तब सी यहां पे है, 10 मीटर पीछे है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि जब ए यहां है तो सी कहां होगा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ए बी सी भाग रहे हैं, मान लो ए ने बी को 10 मीटर से हराया, यानी जब ए पहुंच गया बी 10 मीटर पीछे था। बी ने सी को भी 10 मीटर से हरा दिया, यानी जब बी पहुंच गया उस वक्त सी 10 मीटर पीछे था। तो ए और सी का जो रेस होगा, ए सी को कितने से हराएगा, ये क्वेश्चन है। बीस तो नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या है? कैसे करेंगे इसको? हम ऐसे कर सकते हैं, इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। देखो, ए और बी की रेस हो रही है, जब ए 100 मीटर कवर करेगा तो बी 90 कवर करेगा, और जब बी और सी की रेस हो रही है तो मान लेते हैं बी 90 करेगा
सॉरी, बी जब 100 करेगा तो सी 90, यही बात है। ए बी सी में कॉमन चीज क्या है? बी। ए बी और बी सी में कॉमन क्या है? बी। तो जब ये 100, ये 100 है तो ये 90 है, तो ये 90 है तो ये कितना होगा निकाला जा सकता है यूनिटरी मेथड से। यानी मान लो 100 रुपए के 90 सेब मिल रहे हैं, तो 90 रुपए के कितने सेब मिलेंगे? लेट अस, दैट इज द क्वेश्चन। सो यूनिटरी मेथड 90 into 90 डिवाइड बाय 100 कितना आ जाएगा? 81। यानी जब सी ए 100 पे होगा तब बी 90 पे होगा, उस वक्त सी 81 पे होगा। और ए और सी की बात करेंगे तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 19 मीटर। यानी ए ने सी को 19 मीटर से हराया है इस रेस में। आ रही बात समझ में? अच्छा, मान लेते हैं यही रेस नई रेस होती, 300 मीटर्स की रेस होती। समझ में आ रहा है? ए सी को कितने मीटर से हरा देता 300 मीटर की रेस में? सब सारा डेटा सेम है। नाउ दिस रेस बिटवीन ए एंड सी इज एक्सटेंडेड टू 300 मीटर्स, तो कितने से हरा देता? 57। रेस 3 गुना हो गई तो विक्ट्री मार्जिन भी 3 गुना हो जाएगा। अगर ये रेस 50 मीटर की होती तो कितने से हराता? समझ में आ रहा है? 100 मीटर में अगर 19 से हार रहा है, तो अगर रेस आधी हो गई तो विक्ट्री मार्जिन आधा हो जाएगा। रेस डबल हो गई तो विक्ट्री मार्जिन डबल हो जाएगा, 38। रेस ट्रिपल हो गई तो विक्ट्री मार्जिन ट्रिपल हो जाएगा। एक तरीका ये सोचने का। दूसरा तरीका ये भी सोचने का है कि जब ये 100 चलता है तो ये 81 चलता है। यानी ए जब 100 चलता है तो सी 81, तभी तो 19 से हारता है। तो जब ए 300 चलेगा तो ये कितना चलेगा? यूनिटरी मेथड निकाल सकते हैं, कितना चलेगा? 243। तो डिफरेंस कितना आ गया? 57। ऐसे भी समझ सकते हो, या ये भी समझ सकते हो जब ये 100 तो इसी मार्जिन कितना है? 19। रेस कितनी हो गई? 3 टाइम्स हो गई, तो मार्जिन भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 57। इसको आप किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है अभिषेक, बिल्कुल सही। आ रही है बात समझ में? ठीक है। लीनियर रेसिस, कई बार इसमें ना गेम्स ऑफ स्किल्स भी बोल देते हैं। गेम्स ऑफ स्किल्स इन 100 point game, A can defeat B by 10 points. In a game of 100 points, A can beat B by 10 points. So in a game of 100 points, A will beat C by how many points? Once again, it is more or less the question of linear races. इसको हम games of skills बोलते हैं। उसमें कई बार बोलता है A in a game of 100 point, A can give B 20 points. इसका मतलब है कि अगर वो गेम दोनों खेलेंगे तो A B को 20 पॉइंट से हरा देगा। तो जो टर्मिनोलॉजी हमारी लीनियर रेसेस में यूज होती है वही हमारी टर्मिनोलॉजी गेम्स ऑफ स्किल्स में भी यूज होती है। एंड जो कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करते हैं एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट हम उसमें भी यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बनता है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है लीनियर रेसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है सर्कुलर रेसेस। सर्कुलर रेस में पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये पूरा रास्ता है, इसको हम रेस ट्रैक बोलते हैं। ठीक है, जिस डायरेक्शन में घड़ी चलती है, मान लो इसको ऐसे चलती है घड़ी, है ना, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और घड़ी का जो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो कई बार आपको डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे मुलाकात हुई। तो मान लेते हैं दूरी यहाँ पे मुलाकात हुई। अगर आप ये वाला डिस्टेंस बता रहे हैं तो इसको क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप ये वाला डिस्टेंस बता रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? क्लॉकवाइज। तो ये बस इसका मतलब, तो वहां पे CW और ACW आपको उसका ऑप्शन में लिखा हुआ मिले। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। अच्छा, अब मान लेते हैं ये रेस ट्रैक हमारा 1200 मीटर का रेस ट्रैक है और A और B मान लो इधर भागते हैं। मान लो A पूरा राउंड 5 मिनट में लगाता है और B पूरा राउंड मान लेते हैं 7 मिनट्स में लगाता है। समझ में आ रहा है? A can complete the entire circle in 5 minutes. B can complete the entire circle in 5 minutes. Let us assume A और B सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो ये दोनों लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? क्यों? LCM
मतलब ए पूरा चक्कर काटेगा, यहाँ पहुंचेगा 5 मिनट के बाद, फिर सेकंड चक्कर पहुंचेगा 10 मिनट बाद, थर्ड 15 मिनट बाद, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे पहुंचता जाएगा। बी यहाँ कब कब पहुंचेगा? 7 मिनट्स, 14 मिनट्स, 21 मिनट्स, 28 मिनट्स, 35 मिनट्स, 42 मिनट्स, 49 मिनट्स ऐसे पहुंचेगा। तो पहली बार जब 35वें मिनट पे ए भी स्टार्टिंग पॉइंट पे है और बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, ए और बी दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो 35 मिनट्स के बाद वो दोनों की मुलाकात होगी। कहां पे होगी मुलाकात? स्टार्टिंग पॉइंट पे। अच्छा, मान लेते हैं ए को इधर भगा दिया और बी को इधर भगा दिया। अब बताओ दोनों की मुलाकात कब होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे? सेम टाइम, सेम टाइम ही होगी, क्योंकि ए चाहे ऐसे भागे और चाहे ऐसे भागे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो 5 ही मिनट बाद पहुंचेगा। ए कैसे भी भागे, किसी भी डायरेक्शन में भागे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो 5 ही मिनट बाद पहुंचेगा। और बी भी चाहे ऑल्टर इधर भागे या इधर भागे, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो 7 मिनट बाद ही पहुंचेगा। इसका मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट का इनका मुलाकात है, it is independent and irrespective of the direction in which they are running, because the time taken by individuals to reach at the starting point is fixed irrespective of clock or anti-clockwise direction, and therefore they will be meeting at the starting point, which is LCM of the time taken by A and B always. So whenever you have this question of finding out when are they going to meet at the starting point, the answer is LCM of the time taken by A to complete the round and time taken by B to complete the round. It is immaterial in the direction which they are running. Making sense? Now, if this question were to be asked like this, that A की जो speed है, मान लेते हैं A की जो स्पीड है वो 120 मीटर्स पर मिनट है और B की जो स्पीड है वो 80 मीटर्स पर मिनट है, मान लेते हैं, ठीक है। A की स्पीड जो है वो 20 मीटर्स पर मिनट है और B की 80 है, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। व्हेन विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कैसे करोगे? हैं? टाइम, किसका टाइम निकालोगे? ए एंड बी का। तो टाइम टेकन बाय ए, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. So time is given to us as distance upon speed. So what is my distance? Distance is my 1200, speed is my 120. तो ये आ जाएगा टाइम A. टाइम B क्या आ जाएगा? 1200 डिवाइडेड बाय 80. तो ये कितना बनेगा? 10 मिनट्स. और ये कितना बनेगा? 15 मिनट्स. अब 10 और 15 का क्या करना है अपने को? LCM ऑफ 10 एंड 15 क्या बनेगा? 30 मिनट्स. इसका मतलब है इन दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होएगी? 30 मिनट्स पे होएगी. अब मान लेते हैं ए और बी सेम डायरेक्शन में भाग रहे होते तो भी सेम आता, क्योंकि कोई फर्क पड़ रहा है हमें? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो कहीं भी भागें, स्टार्टिंग पॉइंट की जो मुलाकात है वो एलसीएम होगा दोनों के टाइम का. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं तो मुलाकात होएगी. ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो अदर देन स्टार्टिंग, जैसे ए यहाँ भाग के यहाँ पहुंचेगा, बी ऐसे भाग के यहाँ पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी मुलाकात होगी. समझ में आ रहा है? अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट होगी या नहीं होगी? देख के लग रहा है, नहीं लग रहा? होएगी. अब क्वेश्चन ये है कि कहां पे होएगी और कब होएगी और कितनी बार होएगी. क्या हो रहा है? ए और बी की ऐसे पहली मुलाकात ऐसे होएगी, फिर घूम के जाएंगे, फिर कहीं होगी, ऐसे हर बार होती रहेगी. क्वेश्चन ये आएगा कि पहली मुलाकात कितनी देर में होगी. पहला क्वेश्चन कितने मिनट के बाद होगी. उसके बाद होगा कहां पे होगी. देखते हैं, ठीक है. तो फिर पहले निकालते हैं. कैसे निकालेंगे इसको? अब ये कॉन्सेप्ट क्या आ गया? किस चीज का क्वेश्चन हो गया ये? रिलेटिव स्पीड. अब दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है? ये यहां पे है, दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है? 1200. समझ में आ रही बात? तो डिस्टेंस दैट नीड्स टू बी कवर्ड इज 1200. स्पीड कितनी है?
ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी 120 प्लस 80, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई 200। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो कितना आ गया 6 मिनट। यानी दोनों की जो पहली मुलाकात है वो कब होएगी, 6 मिनट के बाद होगी। ये लॉजिक समझ में आता है, दोनों की पहली मुलाकात कब होगी, 6 मिनट के बाद होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि कहां पे होगी। अब आप चाहे डिस्टेंस ए निकालें चाहे डिस्टेंस बी निकालें, अगर हमें डिस्टेंस ऑफ ए चाहिए यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम टेकन बाय ए। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ ए 120, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय ए 6, क्योंकि कितना बन जाएगा 720। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 720 किस डायरेक्शन में आएगा, ACW, एंटी क्लॉकवाइज। तो मेरा आंसर क्या है 720 ACW। डिस्टेंस ऑफ बी हम निकालेंगे तो स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम ऑफ बी बनेगा। व्हाट इज स्पीड ऑफ बी 80, व्हाट इज टाइम 6, कितना बनेगा 480। किस डायरेक्शन में है ये, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑब्वियसली दोनों को जोड़ दोगे तो 1200 हो जाएगा। तो पहली मुलाकात कब हो रही है, 6 मिनट के बाद। कहां हो रही है, या तो 720 आएगा एंटी क्लॉकवाइज या 480 आएगा क्लॉकवाइज। आ रही है बात समझ में यहां तक। तो टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग इज 6 मिनट्स। वेयर आर दे मीटिंग, 720 और 480। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग पॉइंट, बिफोर मीटिंग एट द स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले दोनों की मुलाकातें कितनी बार होंगी। जैसे कि एक ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे मुलाकात होएगी और फिर जाके वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मिल जाएंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने से पहले उनकी मुलाकात कितनी बार होगी, कैसे करेंगे, 4 बार। क्योंकि जब पहली मुलाकात होगी 6 मिनट पे, यहां पे समझ में आ रहा है, तो अब बी इधर भाग रहा है और ए इधर भाग रहा है, फिर दोनों को मिलके सेम डिस्टेंस कवर करना है और सेम स्पीड से। तो अगली मुलाकात के लिए फिर कितना टाइम लगेगा 6 मिनट। तो अगली मुलाकात के लिए फिर कितना टाइम लगेगा 6 मिनट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फर्स्ट मीटिंग 6 मिनट्स पे है तो अगली मीटिंग 12 पे होगी, अगली मीटिंग 18 पे होगी, फिर अगली मीटिंग 24 पे, फिर अगली 30 पे। और 30 पे जो मीटिंग थी वो कहां पे मीटिंग थी, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के अलावा उनकी कितनी बार मुलाकात हुई, 4 बार। ऑब्वियसली एग्जाम में हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट का मीटिंग टाइम है 30 मिनट्स और हर बार मिल रहे हैं 6 मिनट्स पे, तो नंबर ऑफ मीटिंग कितनी हो जाएंगी 5। लेकिन ये 5 में ध्यान रखना 30 वाला इंक्लूडेड है, इस 5 में क्या इंक्लूडेड है, 30 वाला इंक्लूडेड है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए इसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा आंसर आ जाएगा दे विल मीट 4 टाइम्स अदर देन द स्टार्टिंग पॉइंट। वो 4 टाइम्स कौन से हैं, 6 मिनट पहली बार, अगली बार 12 मिनट, फिर 18 मिनट, फिर 24 मिनट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहां तक बात समझ में आती है। अब ये हो सकता है ए और बी सेम डायरेक्शन में भागे, ए और बी सेम डायरेक्शन में भागे। तो अब मान लेते हैं हमने बी की जो पोजीशन है वो भी इधर कर दी ऐसे। वंस अगेन पहला क्वेश्चन क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात का टाइम तो फिक्स है 30 मिनट। अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट क्या इनकी कहीं मुलाकात होगी, और अगर होगी तो कब होगी और कितनी बार होगी, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसको कैसे करेंगे, वंस अगेन सारा कुछ सेम है, सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अब डिस्टेंस कितना कवर करना है फिर से 1200, और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, यही बात है। तो टाइम क्या निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 1200 बाय 40। तो टाइम कितना आ जाएगा, इसका 30 मिनट्स पे कहां मुलाकात हो रही है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। इसका मतलब है क्या अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट इनकी मुलाकात कहीं हो रही है, नहीं हो रही है। समझ में आ रही बात। तो मैं एक क्वेश्चन बना चेंज कर देता हूं और मैं चाहता हूं आप उसके सारी डेटा मेरे को फिर से निकाल के दो।
मान लेते हैं ए की स्पीड 120 मीटर्स है और बी की 70 मीटर्स है, ठीक है। 80 की जगह हमने क्या कर दिया 70। अब मुझे ये बताओ, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो पहले मुझे ये बताओ दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी? सेवेंटी मीटर्स पर मिनट है ये। हाँ, डिस्टेंस 1200 है और दोनों जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी? When will they meet at the starting point? That is the first question. क्या करना है बताओ? दोनों के टाइम का एलसीएम लेना है। तो टाइम टेकन बाय ए, डिस्टेंस इज 1200, स्पीड इज 120, तो टाइम कितना हो गया 10। टाइम टेकन बाय बी, डिस्टेंस इज 1200 डिवाइडेड बाय 70, आंसर कितना आ गया 120/7। अब हमें क्या निकालना है? मीटिंग स्टार्टिंग पे जब मुलाकात होगी तो हमें लेना है एलसीएम ऑफ टाइम ए एंड एलसीएम ऑफ टाइम बी। तो हमें लेना है एलसीएम ऑफ 10 एंड 120/7। तो इसको 10 को 10/1 कर सकते हैं। फ्रैक्शन का एलसीएम लेने का तरीका क्या बताया था? एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर। तो एलसीएम 10 और 120 का बनेगा 120 और एचसीएफ बनेगा 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 120। यानी इन दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 मिनट के बाद होएगी। इन दोनों की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे 120 मिनट के बाद होएगी। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो प्रॉब्लम्स। ले ले एलसीएम, सीधा लेगा टेढ़ा लेगा मिडा लेगा, आंसर तो वही आएगा, क्या फर्क पड़ रहा है अपने को? मतलब सीधे का क्या मतलब है? एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा ना, कैसे निकाल लो वो, चाहे आप एचसीए इस मेथड से निकालो, चाहे ऊपर और नीचे सब साथ साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में डिवाइड करना पड़ जाएगा। तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट एलसीएम आंसर हैज टू बी सेम नो मैटर द मेथड दैट वी आर यूजिंग। तो आंसर आएगा 120। यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों की मुलाकात अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पहली बार कब होगी और कहां होगी? स्टार्टिंग पॉइंट तो आ गया 120 मिनट, अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट इनकी मुलाकात होनी है कहीं ना कहीं। हाँ, अब हम क्या करेंगे? हमें टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर करेंगे 1200। स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड होगी। ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या करेंगे हम? ऐड। तो कितना हो जाएगा 1200/190, तो 120 डिवाइडेड बाय 19,
6 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 6.3। ओके, तो पहली मुलाकात कब होगी? 6.3 मिनट्स के बाद या 120/19 के बाद। ठीक है, अच्छा दूसरी मुलाकात कब होगी? कितनी देर में? पहली मुलाकात अगर 120/19 हो रही है तो सेकंड मुलाकात कब होगी? इंटू 2 कर दोगे, 240/19। थर्ड मुलाकात कब होगी? इंटू 3 कर दोगे। फोर्थ मुलाकात कब होगी? समझ में आ रही बात? 19वीं मुलाकात कब होगी? 120, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट। अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी बार हो गई? 18। ये तो हमने चलो एलसीएम का मेथड लगाया। अदर देन दैट कैसे करेंगे? क्या बताया था मैंने? स्टार्टिंग की मुलाकात 120 मिनट पे, और हर एक मुलाकात कब हो रही है? 120/19 पे। तो टोटल मुलाकात कितनी होगी? 19। लेकिन इसमें क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट का इंक्लूडेड है, तो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी हो गई? स्टार्टिंग 18। समझ में आ रही बात? तो ये आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि पहली बार इनकी मुलाकात कहां होगी, कैसे निकालोगे? हम्म, तो आपको डिस्टेंस, स्पीड्स और टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज लेना है डिस्टेंस, मान लेते हैं डिस्टेंस हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो क्या करेंगे? पहली मुला टाइम हो रहा है 120/19 इनटू में 120। ये जो डिस्टेंस आएगा वो किसका डिस्टेंस आएगा? ए का, यानी कि ये कौन से में आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप डिस्टेंस बी निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? 70 इंटू 120/19, ये डिस्टेंस आएगा बी। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। आ रही है बात समझ में? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें अंदर? नो प्रॉब्लम्स। Now the same question needs to be solved when both the people are moving in the same direction. कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो पहला क्वेश्चन ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी? स्टार्टिंग पॉइंट पे। नाउ रनिंग इन सेम डायरेक्शन। बिल्कुल सही। सेम डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट की मुलाकात तो 120 आएगी, स्टार्टिंग पॉइंट। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पहली मुलाकात कब होगी? तो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस कितना करना है अपने को? 1200। स्पीड कितनी हो जाएगी मेरी? 120 माइनस 70। क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो टाइम कैसे निकालोगे? 1200 डिवाइडेड बाय 50, तो कितना आ जाएगा? 24 मिनट्स। तो इसका मतलब है दोनों की जो पहली मुलाकात होगी वो 24 मिनट के बाद होगी। तो बताइए कितनी बार होगी? 120 डिवाइडेड बाय 24, so that is 5 टाइम्स। ठीक है, लेकिन अदर इसमें क्या इंक्लूडेड है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट कितनी बार होगी? समझ में आ रहा है? अदर देन स्टार्टिंग कितनी होगी? 4 टाइम्स। ये समझ में आ रहा है? पहली बार 24 होगा, सेकेंड 48 होगा, फिर 72 होगा, फिर 96 होगा, और फिर 120, फिर 144, ऐसे चलता जाएगा। तो 120 स्टार्टिंग है, अदर देन इसका हमारे पास ये 4 बार आंसर आ गया, जो कि हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये कहां पे मुलाकात होगी, निकाल के बताओ। डिस्टेंस ऑफ ए निकाल के बताओ और डिस्टेंस ऑफ बी निकाल के बताओ मुझे। ठीक है आर्यन, ये 480। हाँ, डिस्टेंस ऑफ ए ऑफ डिस्टेंस ऑफ बी निकाल के बताओ मुझे, इसके आंसर्स बताओ।
नहीं, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कहां होगी वो एक अलग क्वेश्चन है, वो बिल्कुल सही है। ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ऑफ ए स्पीड ऑफ ए इनटू टाइम ऑफ ए, है ना। तो व्हाट इज स्पीड ऑफ ए 120 एंड व्हाट इज द टाइम टेकन 24, कितना आ रहा है इसका आंसर 2880 एंड इसकी स्पीड कितनी है 70, टाइम कितना है 24, इसका आंसर कितना आ रहा है 1680। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब डिस्टेंस ए जो है उसने 2880 कवर किया, लेकिन जो मेरा पूरा सर्कल है वो तो 1200 का है। इसका मतलब ये है कि इस भाई ने ए ने पहले एक राउंड पूरा किया होगा 1200, फिर सेकेंड राउंड पूरा किया होगा 2400 और फिर 480 पे पहुंचा। इसका मतलब है कि ए जो है, ए का ये कौन सा राउंड है, थर्ड राउंड है। अच्छा, बी का क्या हिसाब किताब है, बी चला 12, तो पहला राउंड 1200, सेकेंड राउंड में 480, तो बी का कौन सा राउंड है सेकेंड। इसका मतलब जो बंदा फास्ट भागता है ही मस्ट रन 1 राउंड एक्स्ट्रा व्हेन कंपेयर टू द सेकेंड पर्सन, क्योंकि उसको कैसे पकड़ेगा, ये ऐसे भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, जब तक ये एक एक्स्ट्रा राउंड गेन नहीं कर लेता तब तक उसको ओवरटेक नहीं करेगा। इसीलिए अगर मान लो वो 5th राउंड में पकड़ा जा रहा है तो इसका मतलब दूसरे वाले ने सिक्स दूसरे वाले फास्टर वाले का 6th राउंड है तो स्लोअर वाले का 5th राउंड है, ठीक है। लेकिन जो मीटिंग पॉइंट होगा वो तो फिक्स हो गया 480, क्योंकि मुलाकात ही हो रही है उनकी, तो इसका मतलब है 480 करीब यहाँ पे कहीं आएगा। बट लेकिन उस केस में ए का जो है वो थर्ड राउंड है और बी का जो है वो सेकेंड राउंड है, यानी 480 इज इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? अच्छा, अब मान लेते हैं इसके अंदर एक बंदा और आ गया, मान लेते हैं एक सी और आ गया, ठीक है। सी भी इसी डायरेक्शन में भाग रहा है, तीनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, इन तीनों की स्टार्टिंग पॉइंट पे मुलाकात कब होगी, कैसे करोगे? ये 130 है, वापस हमें क्या निकालना है, एलसीएम किसका, टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ सी। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस 1200, स्पीड इज 120, 1200 डिवाइडेड बाय 70 एंड 1200 डिवाइडेड बाय 130, यही बनेगा। तो ये मेरी स्पीड बनेगी 10/1, ये बनेगा 120/7 और ये बनेगा 120/13। हमें इसका एलसीएम निकालना है। मैंने कहा था इसका एलसीएम, न्यूमरेटर का एलसीएम बनेगा 120 और डिनोमिनेटर का एलसीएम बनेगा 1। इसका मतलब ये है ए बी सी की मुलाकात स्टार्टिंग पॉइंट पे 2 घंटे बाद होएगी। अच्छा, मान लेते हैं सी को हमने उल्टा घुमा दिया, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे तीनों की मुलाकात कब होगी, सेम 120, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट में मुलाकात। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ए बी सी की मुलाकात
स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कहीं होएगी? सर तीनों की या दोनों की? अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, देखो, अब अगर ए बी सी तीनों इकट्ठे होने हैं तो हमें किसी एक को कॉमन मानना पड़ेगा, चाहे बी को कॉमन मान लो, चाहे ए को, चाहे सी को। पहले हम देख लेते हैं ए और बी की मुलाकात कब कब हो रही है। अभी अभी हमने देखा ए और बी की मुलाकात कब कब हो रही है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना। ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी की मुलाकात हो रही है। डिस्टेंस कितना है? 1200। रिलेटिव स्पीड कितनी है? 50। तो टाइम कितना हो गया? 24। अभी अभी किया था ना, ए और बी सेम डायरेक्शन में, तो ए और बी की मुलाकात हो रही है हर 24 मिनट पे, यानी 24 मिनट, 48 मिनट, 72 मिनट, 90। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ए और बी। अब अगर अपन चाहें तो ए और सी की मुलाकात ले सकते हैं और बी और सी की ले सकते हैं, किसी की भी ले लेते हैं। मान लेते हैं अपन बी और सी की ले लेते हैं एक बार। टाइम टेकन बाय बी एंड सी, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? 1200। रिलेटिव स्पीड क्या होगी? ऐड कैसे हो जाएगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड हो जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 1200 बटा 200। यानी इनकी मुलाकात कब हो रही है? 6, 12, 18, 24, 30 हो रही है। अब जो ए है, तीनों इकट्ठा होने का मतलब ए जो है वो बी के साथ भी है और सी जो है वो बी के साथ भी है, तभी तो तीनों एक दूसरे के साथ हैं। बी ए के साथ है हर 24 मिनट में और बी सी के साथ है हर 6 मिनट में। ए और बी और सी इकट्ठे कब होंगे? इन दोनों के एलसीएम पे। 6 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। इसका मतलब है ए बी सी की मुलाकात हर 24 मिनट में होएगी। तो अदर देन स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग पॉइंट पे कब हो रही है इनकी? 120। तो अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी बार होएगी? 5 टाइम्स एंड एक्सक्लूड करके 4 टाइम्स। आ रही बात समझ में? तो चाहे किसी एक को कांस्टेंट ले लो, बी को ए के साथ। अब कोई जरूरी नहीं है ए बी बी सी लिया, हम ए सी और बी सी भी ले सकते थे, है ना। तो अगर हम ए सी और बी सी लेते फिर कैसे बनता देखो। तो अगर हम ए सी बोलते तो टाइम टेकन बाय ए सी मान लेते हैं। डिस्टेंस इज 1200, ए इज 120 प्लस सी इज 130। तो कितना बन जाता? 1200 बाय 250। तो ये कितना बन जाता? 24/5। यानी हर 24/5 पे एसी की मुलाकात हो रही है। 24/5 अगली बार होती है 2 इंटू 24/5, ऐसे मुलाकात होती रहती। अच्छा, अब हम चाहे एसी ले लिया और हम ले लेते हैं बीसी। बीसी अभी अभी निकाला था हमने, 6, 12, 18। अब इन दोनों की जब ए सी के साथ भी हो और बी सी के साथ हो तभी तीनों एक दूसरे के साथ होंगे। इसका मतलब हमें क्या लेना है? एलसीएम। किसका लेना है एलसीएम? 24/5 एंड 6 का एलसीएम। तो 6 को 6/1 ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम बनेगा 24/1। यानी इन तीनों की मुलाकात होगी 24 मिनट में, जो हमने
पहले भी निकाला। ठीक है, तो ये हमारा बनता है। उसी तरीके से मान लो एक और होता तो हमें क्या करना पड़ता, स्टार्टिंग पॉइंट का तो तीनों का एलसीएम, चारों का एलसीएम ले लेते, लेकिन अगर डी भी हो जाता, ए बी ए सी और ए डी, ए कॉमन कर लेते, तीनों के टाइम का एलसीएम निकाल देते, आंसर आता। दैट्स ऑल। किसी एक को कॉमन ले लो, चाहे बी ले लो तो बी ए बी सी बी डी कर लेते, उसका एलसीएम कितने भी, मान लो 4 बंदे होते, डी और आ जाता, तो स्टार्टिंग पॉइंट का तो सेम ही क्वेश्चन है, तीनों का चारों का एलसीएम ले लेना। अदर देन स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करना पड़ता, कोई एक बंदे को कॉमन पकड़ लो, चाहे ए को पकड़ लो, ए और बी की मुलाकात देखो, ए और सी की मुलाकात देखो, ए और डी की मुलाकात, और फिर तीनों का एलसीएम निकाल दो, बस। ठीक है, सो दिस टेक्स केयर ऑफ योर लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस। अच्छा आर्यन, क्या तुम्हारा क्लॉक्स कह रहे थे तुम चैट में? Yes, sir. कर दो। वो रिलेटिव अभी क्या है, दोनों एक जगह खड़े हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस 1200 हो गया। मान लेते हैं तूने यहां पे खड़ा कर दिया इसको, अब मान ले दोनों सेम डिस्टेंस में भाग रहे हैं, तो रिलेटिव डिस्टेंस ये कवर करना है बस। हाँ, तो उसको थोड़ा पीछे खड़ा कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, मान लो यहां खड़ा हो गया, तो अब इसको पकड़ने के लिए सिर्फ यही तो गैप कवर करना है। यहां दोनों इकट्ठे हैं, तो जैसे ही मूव किया तो गैप 1200 का आ गया। अब मान ले 200 मीटर आगे खड़ा है, तो मेरे को तो रिलेटिव डिस्टेंस सिर्फ 200 निकालना है बस, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, अगर आगे वाला तेज भाग रहा हो तो इसका मतलब है इसको कवर करना है, तो रिलेटिव डिस्टेंस ये हो जाएगा, इसको पकड़ने के लिए ये कवर करना है ना, तो ये रिलेटिव, बस इतना ही फर्क है और कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, see in a clocks there are 12 divisions. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, now since there are total 360 degrees, ठीक है, एक क्लॉक में 360 डिग्री होता है, एंड देयर आर 12 डिविजन्स, सो इन दोनों के बीच में 30 डिग्री आ जाता है ना। इसके अंदर इटसेल्फ 5 का डिवीजन होता है ना, 5 मिनट बोलते हैं, तो एक में जो डिवीजन हो जाएगा वो 6 डिग्री का हो जाएगा, यानी यहां से यहां का जो गैप है, अगर हम इस गैप की बात, हाँ जो 1 मिनट है वो 6 डिग्री हो जाता है। नहीं दोबारा नहीं बताऊंगा, तुम्हारी बात ही नहीं खत्म हो रही, दोबारा क्या बताना। ठीक है, अभी क्या है कि ये 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 बजे जो सिचुएशन होती है, वो कुछ ऐसे होती है, एग्जैक्ट 12, तो मान लेते हैं दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है, ठीक है, तो 12 बजे दोनों के बीच में कोई जो ओवरलैप होता है उसमें कोई डिग्री कोई गैप नहीं होता, ठीक है। तो अब अगर हमें ये देखना है कि 12:01 में दोनों के बीच में कितना गैप है, मान लेते हैं, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में पूरा एक चक्कर काट लेती है 360 डिग्री, और आवर हैंड जो है वो सिर्फ यहां से यहां पहुंचेगी 30 डिग्री, है ना। तो 1 मिनट में अगर हम निकालना चाहें,
हम चाहते हैं 1 मिनट का डेटा मिल जाए, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा? 6 डिग्री, ये 6 डिग्री चलेगा। और 1 मिनट में ये कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो हाफ डिग्री हो जाएगा। यही बात है। तो इसका मतलब है जो 1 मिनट में क्या पोजीशन होएगी, 1 मिनट में जो मेरी बड़ी वाली सुई है वो 6 डिग्री आएगी, जो कि ये दिख रहा है, ये सॉरी। तो 1 मिनट में ये सुई यहां पे आएगी, ये 6 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो 1 मिनट में 6 डिग्री आएगी, लेकिन ये जो ब्लैक वाली है नीडल वो भी तो चलेगी। वो कितना चलेगी? सिर्फ हाफ डिग्री चलेगी। वो कितना चलेगी? सिर्फ हाफ डिग्री। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देखूं, ये वाला जो गैप है इन टर्म्स ऑफ डिग्री, ये मुझे डिग्री का गैप देखना है। तो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये तो 6 डिग्री आगे भागी है फास्ट वाली, और स्लो वाली सिर्फ आधी डिग्री आगे भागी है। तो दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना हो गया? 5.5 डिग्री का गैप हो गया। यानी 1 मिनट के अंदर जो गैप है वो 11/2 डिग्रीज का गैप होता है। यानी 1 मिनट समय में, 1 मिनट टाइम में गैप क्रिएटेड इज 11.2 डिग्री। अब मुझे 1 डिग्री का गैप क्रिएट करना है, मान लो मुझे 1 डिग्री का गैप क्रिएट, तो कितना टाइम लगेगा मान लेते हैं, ये सवाल है। तो यूनिटरी मेथड कर सकते हैं। 1 मिनट में 11.5 डिग्री का गैप, तो 1 डिग्री का गैप कितनी देर में? तो ये बनेगा 1 × 1 = 11/2 × x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2/11 मिनट्स। इसका मतलब अगर हम ये चाहें कि दोनों सुई के बीच में 1 डिग्री का गैप बनाना है तो मुझे कितना समय लगेगा? 11/2 मिनट गैप बनाने के लिए। ध्यान रखना 1 डिग्री चलना नहीं है, क्योंकि हमने क्या लिया है? गैप। गैप का मतलब ये आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ा, उसको दोनों को कंपनसेट करके हमको 2/11 मिनट्स मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, भाई 4 और 5 बजे के बीच में मान लो दोनों सुई कितने बजे ओवरलैप करेंगी? मान लेते हैं ये क्वेश्चन है कि भाई 4 और 5 बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेंगी। तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 4 बजे क्या सिचुएशन बनने वाली है और 5 ओवरलैप की क्या सिचुएशन बनने वाली है। अगर हम 4 बजे की बात करें तो जो बड़ी वाली नीडल है वो ऊपर आ जाएगी, मान लेते हैं इधर, ठीक है। और जो छोटी वाली नीडल है हमारी वो यहां पे आ जाएगी। कुछ ये सिचुएशन बनेगी 4 बजे एग्जैक्टली, ठीक है। अब क्वेश्चन ये 4 और 5 बजे के बीच में सुई ओवरलैप कब करेगी? ठीक, अब मान लेते हैं 4:20 एक लॉजिकल आंसर वैसे समझ में आता है, लेकिन 4:20 पे होगा क्या? 4:20 पे जो सिचुएशन है, बड़ी वाली सुई तो यहां आ जाएगी इसके ऊपर, लेकिन जो छोटी वाली सुई है 4:20 पे वो भी तो कहीं ना कहीं मूव करेगी। वो कहां पे मूव करेगी? लगभग कुछ यहां थोड़ा सा कहीं मूव करेगी। तो इसका मतलब 4 बजकर कुछ और मिनट होंगे, कुछ और मिनट होंगे जब वो ओवरलैप करेगी। अब यही क्वेश्चन बनता है कितने बजे ओवरलैप करेगी। समझ में आ रही बात? अब इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि हम ज्यादा इसमें दिमाग ना लगा के ये सोचें कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। 30, 60, 90 और 120। एंगल कितना है? 120। अब ये 120 डिग्री इसने चलना है, अगर ये चलेगी तो ये भी आगे चलेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कितनी देर में कवर करेगी, कवर का मतलब अगर ये 1 डिग्री चलेगी तो ये भी तो आगे चलेगी, तो हमें कवर करना है। कितना डिग्री कवर करना है? 100। सो टू कवर 120 डिग्री, कितना कवर करना है? 120। अब हमें अभी अभी पता है कि 1 डिग्री को कवर करने के लिए मुझे 2/11 मिनट्स लग रहे हैं, तो हमें 120 डिग्री कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। और ये कब लगना है? 4 बजे के बाद लगना है। यार मेरा आंसर है 4:04 हो गया। मुझे कितना कवर करना है? 120। तो टाइम लगेगा 120 × 2/11, इतने मिनट्स लगेंगे, यानी 240/11। तो 11 2 जा 22, 20, 11 1 जा 11 9, यानी 4:21 9/11 या डेसिमल कर लो, इतने टाइम पे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी।
ओवरलैप करेंगी। ये समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरा ये हो सकता है हर घंटे में कितनी बार हो रही है ओवरलैप, जैसे 4 से 5 के बीच में एक बार हो रही है, 5 से 6 के बीच में भी एक बार होगी, 6 से 7 के बीच में भी एक बार होगी, यानी हर घंटे में एक बार हो रही है। लेकिन तो 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं, क्यों नहीं हो रही है? 12 और 1 के बीच में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो देख लेते हैं एक बार। मान लेते हैं अभी एग्जैक्टली 12 बज रहे हैं और आपसे सवाल पूछा जाए 12 और 1 के बीच में वो कितने बजे ओवरलैप करेगी, मान लेते हैं ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर हम इस सिचुएशन को देखें, मान लेते हैं हमारे पास ये सिचुएशन अब 12 बजे वाली एग्जैक्टली, ठीक है। अब अगर बड़ी वाली सुई ने छोटी वाली सुई को ओवरलैप करना है तो कितना डिस्टेंस कवर करना है? 360 डिग्री कवर करना है, ध्यान रखना, चलना नहीं है, कवर करना है। 1 डिग्री कवर करने के लिए मेरे पास टाइम कितना है? 2/11 मिनट्स। हमें कवर कितना करना है? 360 डिग्री। तो आंसर आ जाएगा 360 इंटू 2/11। कितने बजे के बाद की बात है ये? 12 बजे के बाद। इसका मतलब है 720/11 मिनट्स मुझे एक्स्ट्रा लगने वाले। 11 6 66, कितना बनेगा? 6, 11 5 55, 5, यानी हमें जो टाइम लग रहा है 12:65, 5/11 मिनट्स लग रहे हैं, यानी 12:65 मिनट से भी ज्यादा लग रहे हैं, यानी 1:05 मिनट के आसपास कुछ हो जाएगा। इसका मतलब है 12 से 1 के बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होता है? 11 बार होता है। तो 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगा? ये बात समझ में आती है? अब ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि एवरी ओवरलैप विल टेक हाउ मच टाइम? 65, 5/11, यानी अगर एक बार कभी भी ओवरलैप करा दो, चाहे 12 बजे करा दो या 1:05 पे करा दो या जैसे अपन ने 4:21 पे कराया, उसके बाद अगली बार ओवरलैप करने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है? 65, 5/11 मिनट्स लग रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लेते हैं एक सुई बारी बारी 65 मिनट में ओवरलैप कर रही है, तो बताओ वो फास्ट है स्लो है? इज इट गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम? गेनिंग टाइम का मतलब है तो कोई घड़ी फास्ट चलती है तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग टाइम, और कोई घड़ी स्लो चलती है तो उसको बोलते हैं लूजिंग टाइम। तो मान लेते हैं वॉच जो एक्चुअल ओवरलैपिंग होना चाहिए 65, 5/11 मिनट्स में होना चाहिए, जो हमने कैलकुलेट किया, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद होना चाहिए ये। क्वेश्चन ये कि मान लेते हैं कोई घड़ी 65 मिनट में ओवरलैप कर रही है, तो इज इट गेनिंग टाइम और लूजिंग टाइम? वो घड़ी ज्यादा टाइम दिखाएगी कम टाइम दिखाएगी? अब जो काम 65, 5/11 में हो रहा था वो 65 मिनट में हो रहा है, यानी जल्दी हो रहा है। जल्दी हो रहा है मतलब फास्ट चल रही है घड़ी, सो इट इज गेनिंग टाइम। मान लेते हैं वो 66 मिनट्स में ओवरलैप करती है तो इट इज लूजिंग टाइम। जो काम उसको 65, 5/11 में करना था उसके लिए ज्यादा समय लगा रही है, ज्यादा समय लगा रही है यानी घड़ी स्लो है, तो इट मस्ट बी लूजिंग टाइम। ये बात समझ में आती है? अच्छा, वैसे ही एक और क्वेश्चन बनाया जा सकता है भाई, 4:15 में दोनों सुई के बीच में कितना एंगल है? 4:15 में दोनों सुई के बीच में कितना एंगल है? तो अब अगर हम एक सिचुएशन समझें तो एक तरीके से तो ये सोच सकते हैं कि 4 बजे ये सिचुएशन होनी है, ठीक है, और 4:15 पे क्या होगा? ये वाली सुई तो 3 पे आ जाएगी, लेकिन ये वाली सुई भी थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है हमें मान लो वो निकालना है। हाँ, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो ये आवर हैंड है मान लेते हैं और यहाँ मिनट हैंड है, 1 मिनट में ये कितने डिग्री, अभी ऑलरेडी इसके पास कितना स्पेस है? मान लेते हैं ये ऑलरेडी 120 डिग्री पे है। कितनी डिग्री? 120 डिग्री पे ऑलरेडी है, प्लस
15 मिनट में कितना चलेगी? 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है? 6 डिग्री। तो 15 मिनट में कितना चलेगी? 15 इंटू 6। समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? तो विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट इसकी पोजीशन हो जाएगी 120 प्लस 90 डिग्री। समझ में आ रही बात? मिनट हैंड 15 मिनट में कल कितना चलेगी इस विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट? इनिशियली इसकी पोजीशन है यहाँ पे। 1 मिनट में कितना चलती है मिनट हैंड? ये सॉरी गलत कर दिया, हाफ है ये। 1 मिनट में हाफ डिग्री चलेगी ना ये, तो ये 7.5 चलेगी। ठीक है, ये 1 मिनट में चलती है 6 डिग्री, तो 6 डिग्री, तो अब टोटल कितना चलना है इसने? 90 डिग्री। तो यानी ये कितना मूव करेगी? 90 डिग्री। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना चल चुकी है? 127.5, और ये कितना चल चुकी है? 19। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 37.5 डिग्री। समझ में आया? थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30h माइनस 11/2m। सब मर्ज की एक दवा। टाइम मिनट दिया है, एंगल निकल जाएगा, एंगल दिया है, टाइम निकल जाएगा। जो हम ये कर रहे थे ना 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेगी, मान लो वही क्वेश्चन करना है अपने को। 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेगी? ओवरलैप का मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? हमें चाहिए 4 से 5 बजे के बीच में कितने बजे ओवरलैप करेगी। ओवरलैपिंग का मतलब एंगल इज 0। सो दिस इज इक्वल टू 30 इंटू एच, यानी 4 बज के कुछ मिनट आंसर आना चाहिए। 4 माइनस 11/2m। बेसिकली हमें तो मिनट ही निकालना है। 0 में मॉड हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू 120 माइनस 11/2m। तो 120 इज इक्वल टू 11/2m, तो m इज इक्वल टू 240/11। तो हम 4 बज के 240/11 यही किया था पिछले ऊपर वाले क्वेश्चन में। तो 240 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 2 जा 22, तो 1 जा 9, तो वही आ जाएगा हमारा 4 बजकर 21 9/11। तो ये क्वेश्चन हम इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 3 बजकर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी हमने किस किताब में है जो भी है। मान लो हमें चाहिए 3 बजकर 15 मिनट में कितना एंगल है? 3 बजकर 15 मिनट में एंगल निकालना है, यानी थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30 इंटू एच, यानी 3 माइनस 11/2 इंटू 15। तो क्या करोगे? 90 माइनस 165 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना बन जाएगा? 82.5। तो कितना बन जाएगा? 82.5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 7.5 डिग्रीज। तो ये हमने क्या किया था? हैं? अच्छा ऊपर से हमें, हाँ 4.25 का निकालना था ये वाला ना। हाँ ये एंगल हमने निकाला है बिटवीन 415, और ये वाला हमने निकाला है 315। यही बात है, ठीक है। तो 415 अगर हम निकालेंगे तो वही वाला क्वेश्चन आ जाएगा 415 का। तो थीटा इज इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस 11/2 इंटू 15। तो ये आ जाएगा मेरा 120 माइनस 82.5, यही आ जाएगा 37। तो अगर हमें टाइम दिया है तो दोनों के बीच में एंगल निकालना है, ठीक है। और अगर एंगल दिया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। नाउ अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता है। मान लेते हैं हमें चाहिए कि भाई, हाँ वैसे याद कर लो, हर एंगल 2 बार बनता है। वैसे तो हर एंगल 2 बार बनता है। तो 90 का मैं एक बार बस इस फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं कि कोई भी 2 टाइम अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 से 6 बजे के बीच में हमें 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो इसका मतलब थीटा मेरे को 90 चाहिए, तो 30 इंटू मान लेते हैं 5 बज के 11/2 इंटू m,
90 डिग्री का एंगल ये बनेगा। अब 90 इज इक्वल टू 150 माइनस ऑफ 11/2m। मॉड है तो एक बार प्लस 90 एक बार माइनस 90, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने प्लस 90 ले लिया, तो 90 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 11/2m, विच मीन्स माइनस 60 इज इक्वल टू 11/2m, विच मीन्स m इज इक्वल टू 120/11। तो एक मुलाकात हो जाएगी 5:120/11 पे। एक बार 90 डिग्री का बनेगा, एक बार डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। उस केस में मान लेते हैं हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, तो माइनस 90 माइनस 150 इज इक्वल टू माइनस 11/2m। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ 240 इज इक्वल टू माइनस 11/2m। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो 480/11 इज इक्वल टू m। तो सेकेंड टाइम जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा 5/5 प्लस 480/11, ठीक है, जो भी आंसर आ जाए। दो बार बनेगा, वो कैसे बनेगा मैं एक बार यहां समझा देता हूं डायग्राम के अंदर। मान लेते हैं 4 बज रहे हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का एंगल मतलब दोनों के बीच में 150 डिग्री, मतलब 15 मिनट का गैप होगा तो 90। तो मोटा मोटा जब ये यहां पे आएगा तो ये थोड़ा सा और आगे आ जाएगा ऐसे, तो 4:05 कुछ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। उसके बाद चूंकि ये सुई फास्ट है, ये एक बार डायमेट्रिकली ऑपोजिट भी आएगी और ये भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये भी थोड़ा सा आगे चला जाएगा, फिर से 90 बनेगा। तो 2 बार 90 बनता है इस तरीके से। उसी तरीके से हर एंगल हर घंटे में 2 बार बनता है। तो 12 घंटे में आइडियली 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 बार नहीं बनता है, क्योंकि हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। 90 डिग्री की प्रॉब्लम आती है 3 बजे, 3 o'clock itself is 90 डिग्री, एंड सेकेंड प्रॉब्लम आती है 9, क्योंकि 9 itself is 90 डिग्री। तो बेसिकली 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में 2 घंटे होते हैं, जिसमें कि 4 बार 90 डिग्री बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 3 बजे itself 90 डिग्री है तो सिर्फ 3 बार बनता है। वही प्रॉब्लम आती है 8 से 10 के बीच में। 8 और 10 के बीच में 2 घंटे होते हैं, हर घंटे में 2 बार बनना चाहिए, तो 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए, लेकिन वो 4 बार नहीं बन के 3 बार बनता है, बिकॉज 9 o'clock itself is 90 डिग्री। So that is how you handle these kinds of 24 घंटे 22 बार। तो हर घंटे 12 घंटे में एक बार 9 आएगा और एक बार 3 आएगा, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए अगर बनता 2 बार। लेकिन जो 9 o'clock है, यानी कि इस 4 घंटे में 2 घंटे में 4 बार बनने की बजाय 3 बार बनता है, यानी एक कम हो गया। उसी तरीके से 2 से 4 में 4 बार बनना था, 3 बार बनता है, एक बार और कम हो गया, यानी 2 बार कम हो गया, तो 24 में से 2 कम हो गए। 2 बार नहीं, एक बार कम हुआ। 12 घंटे की बात कर रहे हैं अपन, 12 घंटे में 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। समझ में आ रहा है? तो हाँ, उसमें 4 माइनस, क्योंकि टाइम पूरा डबल हो गया बस। अच्छा, 12 घंटे में 11 बार होएगा ओवरलैप। अभी किया था ना, 12 से एक ओवरलैप नहीं करेगा, उसके अलावा हर घंटे में ओवरलैप करेगा। 180 जो है वो भी एक ही बार होगा, हर घंटे में 180 डिग्री एक बार बनेगा। 12 घंटे में फिर 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन जब 6 बजेंगे ना, 6 से 7 के बीच में, 5 से 6 और 6 से 7 2 बार बनना चाहिए, लेकिन 5 से 6 में जब है तो एग्जैक्टली 6 o'clock 180 डिग्री बनता है, और जैसे ही 6 से 7 के बीच में करोगे तो 65 मिनट लगेंगे, तो 7:05 हो जाएगा, तो 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनता है। दिखाऊं आगे हो जाएगा, समझ में आ रहा है? विजुअलाइज कर रहा हूं। 180 डिग्री चाहिए अपने को, 6.5 का क्या मतलब है? 180 मतलब क्या होता है? सीधी सुई हो, 6 बजे होगा, लेकिन वो 6 बजे कौन सा होगा पता है? जब 5 से 6 के बीच में आप कोशिश करेंगे ना, तब 6 बज जाएंगे। तो जब 6 से 7 के बीच में करेंगे तो नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा देख लेते हैं एक बार, चलो। ये 6 है मान लेते हैं, ये 5 है। 5 बजे हमारी सिचुएशन ऐसी है, ये सुई यहां पे है,
और ये सुई यहाँ पे है, ठीक है। अपने को ओवरलैप कराने के लिए 180 करने के लिए पहले इसको ओवरलैप कराना है और फिर इसको 180 वापस करना है, या फॉर्मूले में डाल देते हैं 180 डिग्री चाहिए अपने। हाँ ओवरलैप 0 डिग्री है, वो 180 नहीं है। हाँ 180 भी 11 टाइम हो जाएगा। तो जब 5 से 6 बजे आके करोगे ना, तो ये एग्जैक्टली 6 बजे ओवरलैप ये बनेगा 180 डिग्री। अगला जब 180 करना है तो इसको पहले ओवरलैप करना पड़ेगा और फिर 180 जाना पड़ेगा, 360 डिग्री करना पड़ेगा। इसका मतलब वो है कि 65 मिनट लगेंगे 360 करने के लिए, अभी अभी देखा था। तो 7:07 हो जाएगा, तो 6 से 7 के बीच में 180 डिग्री नहीं बनाएगा, ये प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। वो जो तुम पूछ रहे हो ना, उसमें क्वेश्चन ये था इन 12 hours हाउ मेनी टाइम्स दे आर इन स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का पंगा ये है कि ओवरलैप भी स्ट्रेट लाइन है और 180 भी स्ट्रेट लाइन है। तो 24 घंटे में 22 बार ओवरलैप करेगा, स्ट्रेट लाइन हो गया, और 22 बार 180 डिग्री बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ओवरऑल 44 बार स्ट्रेट लाइन हो गया, 180 नहीं हुआ, ध्यान रखना ना। तो 0 हुआ, 0 22 बार, 180 22 बार, वो दोनों मिला के 44 बार। उन दोनों को हम स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं। बस इस चक्कर ये चक्कर है कि स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब, स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी है और ओवरलैप है तो भी स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो प्रॉब्लम आ रही है। बाकी कोई भी एंगल 44 बार बनेगा, लेकिन 180 डिग्री और 0 डिग्री नहीं बनेगा। लेकिन जब तुमने दोनों को स्ट्रेट लाइन बोल दिया तो वो 44 बार हो गया। वो क्वेश्चन है जहां कंफ्यूजन हो रही है। ये मोड वाला है ना क्वेश्चन। क्यों भाई, हर घंटे 2 बार बन रहा है, हर घंटे 2 बार बनेगा। अब तुम्हें 12 से 4 चाहिए तो 8 बार आइडियली बनना चाहिए। बस हमें ये एक प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, बिना करे मैं ये नहीं बता सकता कि ये प्रॉब्लम किस वक्त आएगी। जैसे 90 वाला तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, पता है कि भाई 8 9 10 के बीच में आएगी, और यहां से 2 से 4 के बीच में। ऐसे ही 30 डिग्री वाला कहीं ना कहीं फंसेगा, कहाँ फंसेगा वो पता नहीं, इसलिए अपने को करके देखना पड़ेगा। भाई 12 से 1 बजे 2 बार बन रहा है, 1 से 2 2 बार बन रहा है, 2 से 3 2 बार बन रहा है, ऐसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ क्या, दोनों इसीलिए मॉड है ना, एक्यूट भी आएगा और ऑब्ट्यूज भी आएगा। नहीं 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 नहीं, मान लो मैंने कहा 4 से 5 बजे के बीच में कितना एंगल है, मान लेते हैं। तो अब 4 से 5 ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। मान लो हमें तो पता है इस वक्त एग्जैक्टली 5 बजे, मान लेते हैं हमें कितना एंगल है, मान लेते हैं एग्जैक्टली 5 बजे। हम तो ये गिन सकते हैं ना ये। अब इसमें थीटा में कैसे डालें, थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 30 h माइनस 11/2m, यानी कि 5 बजे की हम बात कर रहे हैं, तो 5:0 है। तो 30 इंटू 5:5 प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, ये थीटा ध्यान रखना। तो थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 150। अगर अंदर वाली पॉजिटिव वैल्यू है तो हम सीधा 150 ये कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। भाई जब अंदर पता नहीं होता तभी तो प्लस माइनस करते हैं कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव। अब तो हमें पता ही ये पॉजिटिव है, तो मॉड हटा के थीटा ये वाली, ये एक्यूट एंगल वाला आ गया। और अगर आप प्लस माइनस भी करते हो, मान लेते हैं एक बार, तो -150 का मतलब हो गया 360 में से 150 माइनस करना है, बस वो आंसर आ जाएगा। यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा, बस, ठीक है। तो इसलिए 2 बार वो एंगल बन जाता है। ओके, ठीक है। और इसमें बस एक वो क्वेश्चन था करेक्ट वॉच रॉन्ग वॉच वाला,
मान लेते हैं हमारे पास दो, एक करेक्ट वॉच है और एक रॉन्ग वॉच है,